डीडी न्यूज पॉडकास्ट अतुल शाह के साथ आवाज देश की। डीडी न्यूज पॉडकास्ट में आज भारत के पहले चुनाव की कहानी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रहने वाले श्याम सरन नेगी का साल 2022 में 106 साल की उम्र में निधन हो गया। मैं इंडिया का पहला वोटर हूँ। ये इलेक्शनों का सिलसिला 1952 से चला, लेकिन हमारे किन्नौर में ठंड इलाका होने के नाते 6 महीना पहले कराया, यानी 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ। वो पहले वोटर थे जिन्होंने 1951 में भारत के पहले आम चुनाव में सबसे पहले वोट डाला था। भारत का पहला आम चुनाव दुनिया का ऐसा पहला लोकतांत्रिक कार्यक्रम या कहें प्रयोग था जिसमें इतनी ज्यादा तादाद में लोग एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण के लिए वोट कर रहे थे। Keeping with the size of our subcontinent. The first phase in the great experiment was to enumerate the lists of eligible voters to fashion the electoral rolls for the entire country. भारत में चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई और सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। सुकुमार सेन सन 1921 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बने और बंगाल के कई जिलों में काम करने के बाद वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे थे। मद्रास के एक संपादक CR श्रीनिवास ने अपने एक लेख इलेक्शन RN में लिखा था, अधिकतर मतदाता पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उनमें से बहुतों को पता नहीं होगा कि वोट है क्या और उन्हें क्यों और किन्हें वोट देना चाहिए। अगर इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये संभवतः सबसे पहली बार इतने बड़े स्तर पर की जाने वाली सरकारी पब्लिक रिलेशन का एक सुंदर उदाहरण था। चुनाव को सफल बनाने के लिए फिल्म डिवीज़न ने अपना अहम योगदान दिया। मॉक वोटिंग कराकर इसके वीडियो बनाकर लोगों को दिखाए गए थे ताकि लोगों को मतदान करने का तरीका पता चल सके। दीवारों और ऐतिहासिक स्थलों को पोस्टरों और नारों से पाटा गया। कहीं कहीं तो गाय की पीठ पर लिखकर पार्टी के लिए वोट मांगे गए। 1951 में सितंबर के महीने सबसे पहले देश में मॉक इलेक्शन यानी नकली चुनाव करवाए गए। यानी इसके जरिए लोगों को पहले डेमो दिया गया कि आखिर किस तरह से इलेक्शन होता है और उन्हें कैसे वोट देना है। चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच कई सारी दिक्कतें भी सामने आई जिन्हें बड़ी मेहनत करके ठीक किया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कई रेगिस्तानी इलाकों में पहली बार काफी मुश्किलें हुई थीं। यहां जाने के लिए सड़कें नहीं थीं और न ही कोई टेलीफोन फैसिलिटी। ऐसे में आर्मी व्हीकल के जरिए वहां वोटिंग की पेटियों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ऊंटों के जरिए भी पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचा गया और चुनाव करवाए गए। वहीं दूसरी ओर मणिपुर में एक अलग ही नजारा दिखा। बर्मा बॉर्डर और त्रिपुरा में कहीं हाथी से तो कहीं रेड कंबल के इनाम देकर चुनाव करवाए गए। सत्याग्रह की एक रिपोर्ट में प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं, एक समस्या इस बात की भी थी कि जनगणना के वक्त तब अशिक्षित महिलाएं अपना नाम फलां की मां या फलां की पत्नी ही बताती थीं। इसके चलते सुकुमार सेन ने निर्णय लिया कि ऐसी कुल 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिया जाए और अगले चुनाव तक इस समस्या से निजात पाई जाए। चुनाव करवाने के लिए करीब 56,000 लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इससे पहले दुनिया में शायद ही कहीं इतने बड़े स्तर पर कोई लोकतांत्रिक कार्यक्रम कभी हुआ था। चुनाव में वोट डालने के लिए मतपेटियां का निर्माण भी एक बड़ी चुनौती थी।
इसके लिए टेंडर जारी किए गए। इनमें गोदरेज बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बॉम्बे ने 5 रुपये, हैदराबाद की अल्विन मेटल वर्क्स लिमिटेड ने 4 रुपये 15 आने और दूसरी कंपनियों ने कुछ इसी खर्च पर प्रति एक पेटी का टेंडर लिया। इन चुनावों के लिए 25,84,945 मतपेटियां खरीदी गईं और उन्हें देश के अलग अलग जगहों में चुनावों के लिए भिजवाया गया। वोट देने वाली आबादी में 85% लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना एक बड़ी चुनौती था। इस समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने हर पार्टी को एक अलग चुनाव चिन्ह दिया। ये चिन्ह जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए थे, जैसे बैलों की जोड़ी, दीपक और मिट्टी का लैंप। इन चुनाव चिन्हों को समझ पाना जनता के लिए आसान था। हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटियां बनाई गई थी और उनमें उनके चुनाव चिन्ह छापे गए। वोटर अपने पसंद के उम्मीदवार के निशान वाली मतपेटी में अपना वोट डाल सकते थे। सन 1952 के चुनाव में ज्यादातर जनसभाओं और घर घर जाकर ही चुनाव प्रचार किया गया था। एक ब्रिटिश विश्लेषक लॉर्ड वर्डवुड ने अपने लेख ए कॉन्टिनेंट डिसाइड्स में लिखा था, दिल्ली की दीवारों, सड़कों और यहाँ तक की मूर्तियों तक पर चुनाव प्रचार के पोस्टर लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में लोगों ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका निकाला था। आवारा मवेशियों की पीठ पर लिखा होता था, फला पार्टी को वोट दीजिए। यूं तो सभी पार्टियां जनसभाएं कर चुनाव प्रचार कर रही थीं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकेले ऐसी पार्टी थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला। यह रेडियो स्टेशन था रेडियो मॉस्को। यह रेडियो स्टेशन ताशकंद में अपने ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रचार भारत में करता था। इस बीच चुनाव आयोग को भारत का पहला चुनाव करवाने में 10.5 लाख रुपयों का खर्चा आया। तब वोट डालने की उम्र तकरीबन 21 साल रखी गई। चुनाव से तुरंत पहले राजनीतिक विश्लेषक रिचर्ड पार्क ने एक लेख में लिखा था, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और चुनाव कार्यकर्ता चुनाव प्रचार की बारीकियों, मुद्दों के नाटकीय प्रस्तुतिकरण, राजनीतिक भाषणों और राजनीतिक मनोविज्ञान में महारत हासिल करने में किसी दूसरे देश से कम नहीं थे। हालांकि ये आजाद भारत का पहला चुनाव था। पूरे देश की व्यापक अशिक्षा के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारतीय जनतंत्र में लोगों के विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल हैदराबाद से आई, जहां कुछ साल पहले तक भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले निजाम हैदराबाद ने सबसे पहले आकर मतदान किया। 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ मतदान और 4 महीने तक चला, जिसमें 17 दिनों तक वोटिंग हुई। भारत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक पूरा हुआ और इसके साथ ही वो सभी भविष्यवाणियां भी गलत साबित हुईं जो चुनाव की असफलता के लिए कही गई थी। एक पूर्व ICS अधिकारी पेडरल मून ने लिखा, भारत की भावी पीढ़ियां आश्चर्य से देखेंगी कि किस तरह अशिक्षित लोगों के वोटों के आधार पर यहाँ की सरकार चुनी गई थी। अतुल शाह, DD न्यूज।